हाय एवरीवन। तो आज के हमारा टॉपिक होने वाला है पेयोला स्कैंडल। अगर आपने पेयोला स्कैंडल के बारे में कभी लाइफ में सुना नहीं है तो फिक्र मत कीजिए, आज आपको उसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स देने वाली हूँ। सो पेयोला जो टर्म है इसको कॉइन किया था 1938 में बाय वैरायटी मैगज़ीन। तो इसका क्या मतलब था? तो इसका मतलब ये था कि अगर हम किसी से सीक्रेट में कोई कैश या कोई गिफ्ट या कुछ भी लेते हैं इन रिटर्न फॉर डूइंग समथिंग, लाइक अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पेयोला स्कैंडल जो था वो एक म्यूज़िक इंडस्ट्री का स्कैंडल था। तो अगर हम किसी इंसान से कैश या गिफ्ट या कुछ भी लेके उनके सॉन्ग को, उनके हिट्स को, उनके रिकॉर्ड्स को अगर हम प्रमोट करने वाले हैं बिना किसी को बोले, मतलब सीक्रेटली अंडर द टेबल हम अगर हम एक डीलिंग कर रहे तो उस चीज़ को बोलते थे पेयोला। ये जो पेयोला का प्रैक्टिस है ये कोई बहुत रीसेंट प्रैक्टिस नहीं है। ये 19th सेंचुरी से इसका हम लोग रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। हिस्ट्री में देखें तो पहले जब हम पहले अगर आप लोगों ने बहुत सारे पीरियड ड्रामास देखा है तो आप लोग को पता होगा कि वॉडविल्स होते थे। वॉडविल्स मतलब बहुत सारे मिक्स्ड एक्ट्स होते थे जहाँ पे आपको सर्कस देखने को मिलता था, परफॉर्मेंस देखने को मिलता था, मिमिक्री देखने को मिलता था। उस टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ओल्डन लेडीज़ या लाइक गर्ल्स आके वहाँ पे गाने गाते थे। तो उसमें भी आप अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पर्टिकुलर गानों को प्रमोट किया जाता था। उस वक्त भी वहाँ पे जो प्रमोटर थे, जो सर्कस का हेड था या तो फिर जो एक्ट का जो हेड रहते थे, वो अपने एक्ट को फेमस करने के लिए वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र होते थे उनको पैसे देकर अपने एक्ट में एक शेयर देते थे, जो भी इनकम था। तो इस एक्टिविटी को भी पेयोला ही बोला जाता है। सो बेसिकली अगर हम बोले तो पेयोला एक ब्राइबरी सिस्टम था जिसमें से हम पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट या म्यूज़िक को हम प्रमोट कर सकते थे। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो एक्सक्लूसिवली म्यूज़िक इंडस्ट्री का है। एक्चुअली अगर आप लोग पेयोला देखेंगे तो इसे किसी और आर्ट इंडस्ट्री से रेफरेंस करते हुए को आपको रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। जो भी ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़, ऐसे अंडर द टेबल डीलिंग्स जो भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में होते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम पेयोला बोलते हैं। सो 1950s के टाइम पे ये जो पेयोला टर्म है एक हाउस होल्ड टर्म बन गया था। ये बहुत लाइक फेमस इलीगल स्कैम बन गया था। सबके मुंह पे था कि पेयोला पेयोला। अभी आई डोंट थिंक बहुत लोगों ने सुना होगा, पर 1950s के टाइम पे ये बहुत फेमस हुआ था ये पर्टिकुलर स्कैम। बिकॉज अगर आप देखोगे तो 1950s एंड उस टाइम पे सब म्यूज़िक पे बहुत फोकस होता था। स्पेशली अगर आप यूएस के म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो लाइक पूरे उनका जो कल्चर था, उनका इंटायर लिविंग सिस्टम जो था वो म्यूज़िक से बहुत इन्फ्लुएंस होता था। इवन टिल 2000 तक भी अगर आप देखोगे तो म्यूज़िक का एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे था। तो जब लोगों के पास और कोई वे ऑफ रिक्रिएशन नहीं था, कुछ करने के लिए नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैक्सिमम लोग अपना टीवी में म्यूज़िक शोज़ देखते थे। उस टाइम पे बहुत सारे अमेरिकन बैंड स्टैंड, ऐसे बहुत सारे शोज़ होते थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा हमारे इंडिया में भी अंताक्षरी, ऐसे बहुत सारे शोज़ थे। ऐसे यूएस में बहुत सारे शोज़ होते थे जहाँ पे आर्टिस्ट आते थे अपने म्यूज़िक प्रमोट करने के लिए। और उसी टाइम पे अगर आप देखोगे तो एक स्टैंड होता था जहाँ पे नॉर्मल पीपल पैसे दे के टिकट खरीद के वहाँ पे जाके डांस कर सकते थे। तो इन अ वे एक्सपोजर मिलता था, इन अ वे ऑफ कम्युनल स्पिरिट था। तो म्यूज़िक एंड टेलीविज़न और कल्चर एक बहुत इंटरट्वाइंड चीज़ था। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री था उस टाइम पे। तो इसीलिए जब ये स्कैंडल हुआ तो ऑलमोस्ट हर किसी को इसके बारे में जानकारी मिल गई थी, बिकॉज़ हर कोई इस चीज़ में इन्वेस्टेड था। अगर आप में से कोई एक्चुअल में म्यूज़िक के एवोल्यूशन को फॉलो करते आया हुआ है, स्पेशली वेस्टर्न म्यूज़िक की मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि अमेरिकन म्यूज़िक एंड यूके की म्यूज़िक एंड एवरीथिंग, मोस्टली इंग्लिश म्यूज़िक, तो आप लोगों को इतना पता होगा कि जो 1950s एंड 60s सब था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था जब अलग अलग तरीके के म्यूज़िकल जॉनरास क्या बोले डेवलप हो रहे थे। लाइक एक तरफ ब्लूज़ था, एक तरफ जैज़ था, एक तरफ बिग बैंड्स भी था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रॉक एंड रोल का वो एक बिगिनिंग पीरियड आप लोग बोल सकते हो, जब रॉक एंड रोल लाइक बहुत कंट्रोवर्शियल भी था, क्योंकि
बहुत नया था। तो जब भी कोई भी चीज़ नया होता है तो लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है उस चीज़ को समझने में। तो जब आप लोग समझ नहीं पाते हो तो आप मोस्टली उस चीज़ को डिस करने की कोशिश करते हो, उसको नीचा करने की कोशिश करते हो। तो उस वक्त रॉक एंड रोल का वो फेज़ चल रहा था। पर हाँ, अगर आप फ्यूचर में देखोगे 70s 80s एंड मोस्टली 80s एंड एवरीथिंग, तो रॉक एंड रोल एक बहुत डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाता है और उसका रियलिटी हम आज तक जानते हैं कि रॉक एंड रोल के जैसा और कुछ म्यूज़िक आई डोंट थिंक सो इतना फ्लरिश हुआ होगा। जब ये सारे डिफरेंट जॉनरास एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे, बहुत सारे एमर्जिंग आर्टिस्ट आ रहे थे, बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ था उनके उस टाइम पे, लाइक हर किसी को लाइक स्पॉइल्ड फॉर चॉइस जो बोलते हैं ना, वो सिचुएशन था। हर तरफ से जो भी म्यूज़िक आ रहा था वो सब बहुत यूनिक था, बहुत अच्छा था। पर फिर भी कुछ चीज़ें हिट होती थी, बहुत चीज़ें हिट नहीं होती थी। तो इस वक्त कंपटीशन इतना पीक में था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अपने हिट कैसे हिट बनाए, स्पेशली जो नए आर्टिस्ट थे, बिकॉज एस्टेब्लिश आर्टिस्ट को इतना प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, लोग तो सुनने ही वाले हैं। तो अगर एल्विस प्रेस्ले का कोई रिकॉर्ड आएगा तो लोग डेफिनेटली सुनने वाले हैं, बिकॉज वो एल्विस प्रेस्ले है। पर अगर कोई और आर्टिस्ट जो लाइक इतना फेमस नहीं है, स्पेशली लाइक अगर तुम एक ब्लैक आर्टिस्ट हो, तुम एक एथनिक आर्टिस्ट हो, तो तुमको डिफ़िकल्टी होती होगी शायद अपने आप को एस्टैब्लिश करने में। तो ऐसे नॉट जस्ट ब्लैक एंड एथनिक, बहुत सारे नॉर्मल लाइक जो वाइट आर्टिस्ट थे जो बहुत प्रेवलेंट थे यूएस में, उन लोगों को भी अपने म्यूज़िक को लाइक एस्टैब्लिश करना एंड उनका म्यूज़िक के लिए एयर टाइम ख़रीदना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। एंड आपको ये भी समझना चाहिए कि उस टाइम पे स्पॉटिफाई, आईपॉड ये सब कुछ नहीं था। तो मैक्सिमम ऑफ द म्यूज़िक प्रमोशन जो होता था वो रेडियो से होता था या तो फिर टेलीविज़न से होता था। स्पेशली रेडियो से होता था, बिकॉज टेलीविज़न तो आप लोग हर जगह कैरी नहीं कर सकते। तो जब कोई इंसान काम कर रहा है, अपना गाड़ी चला रहा है, अपने कुछ भी कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपना रेडियो सुनेगा, टेलीविज़न तो नहीं सुन पका सकता। अब जैसे वहाँ पे उस टाइम पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो रेडियो वाज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जैसे हम लोग आज फ़ोन को देखते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है भाई फ़ोन, इंटरनेट इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम नहीं जी सकते। उस लेवल पे रेडियो का इम्पोर्टेंस था उस टाइम पे। तो जैसे रेडियो इतना इम्पोर्टेंट था, वैसे जो रेडियो जॉकीज़ थे तो उनका इम्पोर्टेंस भी उसके साथ बढ़ने लगा, बिकॉज़ अल्टीमेटली वही लोग हैं जो अपना गाना प्ले करने वाले हैं। तो अगर हम उनको कन्विंस कर देंगे कि हमारा गाना अच्छा है भाई, हमारा गाना प्ले करो, तो डेफिनेटली तुमको एयर टाइम मिल जाएगा। और एयर टाइम मिलेगा तो लोगों को अच्छा ये गाना अच्छा है भाई सुनने में, उनको भी उसकी जानकारी मिलेगी, तो वो जाके इसका रिकॉर्ड खरीद सकते हैं। तो रेडियो में अपना गाना सुनवाना, रेडियो जॉकी तक अपना गाना पहुंचाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट था किसी भी रिकॉर्ड की सक्सेस के लिए। तो अगर हम देखेंगे तो 1950s वो टाइम पीरियड था जब पेयोला स्कैम बाहर आने लगा, लोगों को पता चलने लगा कि ये सब हो रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में करके। पर 1930s के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेडिशनल म्यूज़िक कंपनीज़ जो थे, लाइक वार्नर म्यूज़िक या रिकॉर्ड्स जो थे, जो उस टाइम पे लाइक टॉप में थे उनके गेम के, उनको कहीं ना कहीं डाउट्स हो रहा था कि नए नए न्यू कमर्स कैसे अपने गाने को हिट करवा रहे हैं। हमारे हमारे रिकॉर्ड के जो आर्टिस्ट है उनके गाने क्यों इतना हिट हो नहीं हो रहे, हम लोग इतना एफर्ट डाल के इतना हाई क्वालिटी में प्रोडक्शन कर रहे हैं। ऑब्वियसली बड़े कंपनियों को एक थ्रेट होने लग जाता है जब न्यू एमर्जिंग प्लेयर्स आ जाए मार्केट में। तो उस टाइम पे उन लोगों ने ये इशू रेज़ किया था कि आप लोग कैसे इस गाने को इतने बार प्ले कर रहे हो, क्यों एक ही गाने को इतना एयर टाइम दे रहे हो, हमारे गाने को इतना एयर टाइम नहीं दे रहे हो। तो जब इसके बारे में पूछताछ होने लगा था, तो उस टाइम पे एक बहुत फेमस जो भी रेडियो शो था उस टाइम का, लाइक योर हिट परेड, उन लोगों से पूछा था कि यार अब तुम लोग ऐसे कैसे एक पर्टिकुलर गाने को इतने बार प्ले करना डिसाइड कैसे करते हो। तो लोगों के पास कोई आंसर नहीं था, उन लोगों ने बस ऐसे वैसे कुछ भी लाइक हम शीट म्यूज़िक पे जाते हैं, लोगों का रिक्वेस्ट हम लोगों को आता है, पब्स में ये गाने बज रहे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ वेग आंसर देख के उन लोगों ने उस चीज़ को दफा दफा कर दिया था। अगर उस टाइम पे इन लोगों ने उस चीज़ पे फोकस करके इन्वेस्टिगेट किया होता तो शायद 1950s तक वेट करना नहीं पड़ता, उससे पहले ही इसके बारे में पूरा पोल खोल दिया होता। उसी के साथ में और भी बहुत सारे लोग थे जो इस रेडियो इंडस्ट्री से अफेक्टेड थे,
जैसे कि सॉन्ग प्लगर्स। पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर आप लोगों ने कोई लाइक ओल्ड मूवीज़ देखा है, कुछ देखा होगा, तो आपको पता होगा कि पब्स में, रेस्टोरेंट्स में लोग, कुछ म्यूजिशियंस अपना म्यूज़िक प्ले करते बैठे हुए होते थे। तो पहले क्या करते थे, किसी गाने को बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए उस टाइम पे और कोई कम्युनिकेशन वे नहीं था, तो वो लोग इन म्यूजिशियंस, एक एक पब में एक एक म्यूजिशियन काम करता था, तो उनको पता चलता था कौन से पब में कितने लोग आते हैं। तो बहुत फेमस पब कौन सा था, वहाँ पे जो म्यूजिशियन है उसको पैसे देते थे और बोलते थे हमारा ये नया ट्रैक आने वाला है, तुम उसको प्ले करो। तो लोग वहाँ पे जो पब में आते होंगे वो लोग सुनते और वो लोग जाके वापस वो रिकॉर्ड खरीदते। तो ऐसे पब्लिसिटी करते थे पहले गाने को। पर रेडियो आने के बाद इस ट्रेडिशनल सॉन्ग प्लग का ज़रूरत नहीं पड़ने लगा था। एट द सेम टाइम 1940s में अगर आप देखोगे तो ज्यूक बॉक्सेस यूज़ करने लगे थे लोग। ज्यूक बॉक्सेस वही है जो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कॉइन डालोगे तो वो गाना सुनने को मिलता है। तो पहले लोग अपने गानों को ज्यूक बॉक्सेस में फीड इन कर देते थे और फिर वहाँ पे बटन्स प्रेस करके हम कॉइन डाल के हमको कौन सा गाना चाहिए वो रिक्वेस्ट करके हम लोग सुन सकते थे। तो अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स ऐसे में उसका कोडिंग होता था, तो हमें जो बटन चाहिए हम वो प्रेस कर सकते थे और हमारा गाना बज जाता था। तो ये सब चीज़ें रिप्लेस होने लगे जैसे रेडियो एमर्ज होने लगा। तो बहुत लोग थे जो रेडियो के अगेंस्ट थे, तो सब लोगों ने रेडियो का इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन अ वे, या एटलीस्ट उसके इन्फ्लुएंस को मिनिमाइज़ करने में, बहुत लोगों का इसमें एक अल्टीरियर मोटिव भी था इस कैम को बाहर लाने में। सो 1950s में जब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होने लगा था, तो लिटरली अराउंड, सबसे पहले उनको लगा कि कुछ कम डिस्क जॉकी से लोग ये चीज़ें कर रहे थे, तो उनका अर्ली एस्टिमेट अराउंड 250 लोग ऐसा था। पर बाद में जैसे अब यू नो लाइक डिग करने लगे और ज़्यादा, तो उनको बहुत सारे मिले। 5000 से भी ज़्यादा डीजेस ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो ऑब्वियसली इसके बारे में बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिलने लगा था। और उसी टाइम में कहीं न कहीं एक क्विज़ शो स्कैंडल भी हुआ था। तो ऐसे लगातार एक या दो मीडिया में जो स्कैंडल्स होने लगे, तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को थोड़ा-सा सीरियसली लेने लगा। तो आफ्टर द क्विज़ शो स्कैंडल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होने लगा। तो उस टाइम पे बहुत सारे कांग्रेचुनल कमिटीज़ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। लाइक 1959 में एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। तो ऐसे बहुत इन डेप्थ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जेस लेवी करने स्टार्ट हुए थे। तो इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत सारे डिस्क जॉकीज इसमें इंडाइक्टेड थे। पर कुछ लोगों को लाइक बस $50 मिलते थे एक हफ्ते में। तो कुछ लोगों को, एक इंसान जिसका नाम फिल लिंड है, उसने तो बोला था कि उसको एक रिकॉर्ड प्ले करने में $22,000 मिला था। तो हाँ, सब लोग इंडाइक्टेड थे, पर हर किसी का स्केल ऑफ क्राइम बहुत डिफरेंट था। कोई बहुत कम के लिए कर रहा था, तो कोई मॉन्स्ट्रस बहुत ज़्यादा अमाउंट के लिए भी कर रहा था। अगर आप थोड़ा सा लाइक 1950s के जो एंटरटेनमेंट सीन था यूएस में, इस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़े हुए हो, तो फिर आपको जानकारी है, तो डेफिनेटली आपको एलन फ्रीड एंड डिक क्लार्क के बारे में पता होगा। ये दोनों एक बहुत ही पिवटल रेडियो जॉकीज थे जिन्होंने इन अ वे बहुत इन्फ्लुएंस किया था उस टाइम के म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड कल्चर को। और म्यूज़िक की जो भी फ्लरिशमेंट हुआ था उसमें इन लोगों का एक बहुत महत्व हाथ भी था इन अ वे। तो इन दोनों का नाम भी इस पूरे स्कैम में बाहर आने लगा था। तो जो एलन फ्रीड जो थे, इन्होंने लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि बिकॉज़ ये इंसान के अगेंस्ट बहुत लोग थे। क्योंकि अगर आप जानना चाहते हो तो उस टाइम पे अभी तक रेसिज्म तो था यूएस में। तो बहुत सारे वाइट पीपल ब्लैक आर्टिस्ट के गाने सुनना पसंद नहीं करते थे। और अगर आप ब्लैक आर्टिस्ट के गाने सुनते हो तो वो लोग बहुत लिबरली सेक्सुअलाइज्ड वर्ड्स यूज़ करते हैं। उनको इतना उस चीज़ों से कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, या उनको कोई शेम नहीं है उस चीज़ में, जो होना भी नहीं चाहिए। तो पर उस टाइम पे सोसाइटी इतना एवॉल्व्ड नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, जो बहुत एक्सप्लिसिट लिरिक्स थे, बहुत इन अ वे उस टाइम के लिए जो अप्रोप्रिएट लिरिक्स नहीं थे, वैसे गाने जब भी कोई ब्लैक आर्टिस्ट से बाहर आता था, तो कोई वाइट आर्टिस्ट उस गाने को री रिकॉर्ड करते थे एक पॉलिटिकली करेक्ट वे में, एक अप्रोप्रिएट लिरिक्स के साथ। जो भी वर्ड्स उन लोगों को लगता था कि यार ये वर्ड्स हमारे बच्चे नहीं सुनने चाहिए, उन वर्ड्स को वो कुछ और वर्ड से रिप्लेस करके वाइट वॉश करके उस गाने को गाते थे। तो एलन फ्रीड जो थे वो इसकी कम्प्लीटली अगेंस्ट थे। तो उन्होंने
जो भी आर्टिस्ट ब्लैक आर्टिस्ट के गाने को लेके वाइट वॉश करके अपने गाने को प्ले करने के लिए सबमिट करते थे, उनके गाने वो प्ले नहीं करते थे। तो ऑब्वियसली वो जो वाइट पॉपुलेशन था उनको लाइक जो ये बहुत ब्लैक पीपल आर क्या बोले हमसे नीचे है ऐसे एटीट्यूड जो तो उस टाइम पे भी बहुत लोगों के बीच में था, सब में नहीं था बट कुछ लोगों के बीच में था। तो वो लोग डेफिनेटली एलन फ्रीड को एक आउटकास्ट के जैसे देखते थे। तो इस वजह से एलन फ्रीड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। भले सब लोगों का हाथ था इसमें पर उन एलन फ्रीड के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका क्या बोले अत्याचार हुआ इस चीज़ के लेके, क्योंकि वो इंसान वाइट पॉपुलेशन का जो भी डिमांड्स थे उसके लिए सकम नहीं किया था। दूसरा फेमस रेडियो जॉकी जो थे वो थे डिक क्लार्क। ये एलन फ्रीड के एग्जैक्ट ऑपोजिट थे। मतलब ये तो लाइक जो एलन फ्रीड जो रेबेलियस थे, ये वैसे नहीं थे, ये प्रॉपर बॉय नेक्स्ट डोर वैसा इनका इमेज था। तो ऑब्वियसली लोगों को वो इमेज बहुत पसंद आ गया शायद। और वो बहुत स्मार्टली क्या कि ये जैसे उनको पता चला कि उनके बाद उनके ऊपर इंडैक्टमेंट हो सकता है, उनका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, उस इतने जल्दी उन्होंने जो भी उनका इन्वेस्टमेंट था म्यूज़िक इंडस्ट्री में सब कुछ उन्होंने डिवेस्ट कर दिया। तो इस वजह से उनका स्टेक्स नहीं थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने रूल किया कि बिकॉज डिवेस्टमेंट की वजह से उनको बोला कि नहीं तुम मुझसे कोई बेनिफिट नहीं कर रहे हो तो ठीक है कोई बात नहीं, और फिर से ऐसे मत करना। ऐसे एक बहुत सिंपल वार्निंग दे के उनको भेज दिया। ये जो चीज़ था ये बहुत फेयर नहीं था क्योंकि सब लोगों का हाथ था इस पे, पर किसी 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 को बहुत ही बैड वे में प्रोसिक्यूट कर रहे थे तो किसी किसी को बस ऐसे स्कॉट फ्री छोड़ रहे थे। तो ये कम्प्लीटली एक फेयर इन्वेस्टिगेशन तो नहीं था। सो इस सब चीज़ों के बाद में फाइनली यूएस कांग्रेस ने अपना जो फेडरल कम्युनिकेशंस एक्ट था उसको उन लोगों ने उसमें अमेंडमेंट्स किया और फिर बोला कि जो भी ऐसे अंडर द टेबल पेमेंट्स होते हैं ब्रॉडकास्टर्स को, अगर होते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप करते हो तो उसको आपको एयर प्ले में डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि हम इस गाने को इतना पैसे लेके प्ले कर रहे हैं। आप अनडिस्क्लोज नहीं रह सकते। अगर आप अनडिस्क्लोज करेंगे तो एक मिसडिमीनर होगा और उसका पेनल्टी $10,000 फ़ाइन हो सकता है एंड 1 ईयर जेल टर्म हो सकता है। तो ऐसे उन लोगों ने अपना लॉस को उस टाइम पे चेंज किया था। पर ये सब करने के बाद में भी क्या था कि इन लोगों ने बोला कि तुम आप ब्रॉडकास्टर्स को नहीं दे सकते, आप रेडियो जॉकीज़ को नहीं दे सकते, कौन नहीं दे सकता, रिकॉर्ड लेबल नहीं दे सकता। तो इसमें एक लूप होल था कि क्या कोई थर्ड पार्टी दे सकता है। तो इसके बारे में लॉ क्लियर नहीं था। तो बहुत सारे लोग ये सब लॉज आने के बाद में भी थर्ड पार्टीज़ के थ्रू डायरेक्टली वो लोग स्टेशन मास्टर्स जो होते हैं वहाँ पे जो पूरा स्टेशन का डायरेक्टर होता है उन लोगों के पास डीलिंग करने लगे। तो अब एक स्टेशन है तो उसका कोई एक डायरेक्टर होता है। रेडियो जॉकी तो बहुत लोग होते हैं, एक एक घंटा एक एक आता है। तो आप लोग एक एक घंटा एक एक बंदे के पीछे भागने से डायरेक्टली आप लोग स्टेशन डायरेक्टर के पास जाते थे किसी थर्ड पार्टी के थ्रू और पैसे देते थे और अपना गाना प्ले करवा लेते थे। तो ये चीज़ बाद में होने लगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम तो कहीं ना कहीं से अपने लिए एक शॉर्टकट निकाल लिया था। सो हर लॉ में लूप होल होता है। तो ये लूप होल के थ्रू जो पायोला प्रैक्टिस है वो इन इनडायरेक्ट वे फिर भी जारी था। इनफैक्ट इसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में अभी भी आप लोग देख सकते हो कि इसे अंडर द टेबल डीलिंग्स होते हैं। पर आज के ज़माने में अगर आप लोग यूट्यूब देखते हो या स्पॉटिफाई देखते हो तो आपको दिखता है स्पॉन्सर्ड। तो अभी लाइक लोग बहुत ओपनली बोल देते हैं कि नहीं हम लोग कर रहे हैं पर हम लोग स्पॉन्सर्ड है, हम पैसे लेके कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इस बात का डिस्क्लोज करते हो तो वो पेयोला के अंदर नहीं आती है। सो यस करेंटली आप लोगों को अगर पेयोला का एक्चुअल रेक्टिफाइड वर्जन देखना है तो ये जो भी आप लोग स्पॉन्सर्ड करके देखते हो प्रोग्राम को ये सब एज अ रिजल्ट ऑफ पेयोला ही हुआ है। तो अब जब भी अभी स्पॉटिफाई में गाने सुनते वक्त सुनेंगे तो वो पैसे लेके उन लोगों ने इस गाने को प्ले कर रहे हैं जो आपको पता है कि ऑब्वियसली, पर उसका हिस्ट्री अगर आपको नहीं पता था तो अब आपको पता है कि ये टैग जो स्पॉन्सर टैग है ये क्यों लोग यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट। ये था हमारा एक ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट पायोला स्कैम। कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, आज हम उसका इफ़ेक्ट कैसे देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है आज के तारीख में, ये सब मैंने इस वीडियो में कवर किया है। होपफुली आप लोगों को यूज़फुल था एंड आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।